नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए करंट बेस्ड प्रिपरेशन में हम द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं आफ्टरनून टाइम पे, जिससे करंट के जितने भी टॉपिक है वो कवर हो सके। द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले रिपीट कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फ्रेशर है, जिनको पता नहीं है कि एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड वाइज कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उनकी पीडीएफ मैंने आईएएस लाइफस्टाइल टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवाई है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करके वो स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप द हिंदू का जो पीडीएफ है वो फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी न्यूज है, न्यूज और एडिटोरियल सारे देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो अभी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करें, तो फ्रंट पेज पे दो महत्वपूर्ण न्यूज है। एक एक हमारे जो कांग्रेस और बाकी सारी जो पार्टियां है, वो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलने के लिए जा रही है। और बात करने का मुद्दा क्या है? बात करने का मुद्दा है जो जेडब्ल्यू और नीट की जो एग्जाम है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा लोग चिंतित है, खास करके स्टूडेंट। काफी सारे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का मुझे मैसेज भी आया था, कई कई सारे पेरेंट्स से मेरी फोन पे भी बात हुई है। तो ये पूरा इश्यू क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और एज अ पेरेंट्स लोग क्या सोच रहे हैं और स्टूडेंट की क्या स्थिति है, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आज स्पेशल क्लास में आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा। हालांकि न्यूज में आया है तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो फोकस बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी जेडबल ई और नीट की एग्जाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसकी डिबेट वीडियो में आपको आज स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करूंगा, तो वो देख लीजिएगा, तो पूरा इश्यू आपको पता चल जाएगा। आप में से भी कितने बच्चे जे डबल ई या नीट देने वाले हैं अभी करंट, तो वो उन उनको भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज है वो है मॉरेटोरियम को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको टारगेट करके बताया है कि ये जो कोई भी कंपनियां थी या एज ए इंडिविजुअल जो मॉरेटोरियम था, ठीक है, जो 31 अगस्त तक प्रोवाइड किया था बैंकों ने आरबीआई के निर्देश के अनुसार, तो फिर क्या हो रहा है कि भाई मान लो यहाँ पे डिबेट ये चल रही है कि 21 अगस्त के बाद 21 अगस्त के बाद जैसे ये मॉरिटोरियम खुलेगा, लोगों को पेमेंट करना होगा, इंस्टॉलमेंट उन्होंने जहां से भी लोन लिया था जो भी था वो शुरू करना होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर वो अपना इंस्टॉलमेंट ना भर पाए तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाओगे यानी इंटरेस्ट लगाओगे, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाओगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या बोला कि आप आरबीआई के पीछे छुप नहीं सकते हो, कि ये लॉकडाउन लगाया किसने? गवर्नमेंट ने। अरेंजमेंट किसका था? गवर्नमेंट का। तो इससे धंधा बंद रहा तो इनकम किसकी नहीं हुई? जो भी बिजनेस इसमें कंपनियां जुड़ी हुई थी, जो भी लोग थे उनका बिजनेस हुआ नहीं है। तो वो अपना जब नॉर्मल मेंटेनेंस है वो अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बैंक के जो ईएमआई है और इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट पे यदि आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो वो भरने से रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि 31 अगस्त के बाद जो मॉनिटोरियम नहीं अवेलेबल है तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे कि नहीं चार्ज करोगे। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है कि लॉकडाउन आप ही ने लगाया था, कि जो पूरी इकोनॉमिकल क्राइसिस की कंडीशन है वो लॉकडाउन की वजह से है, ठीक है। तो इसका जो रास्ता, जैसे कि इंटरेस्ट तो ठीक है लगेगा तो लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट पे आप पेनल्टी मार के जो एडिशनल इंटरेस्ट होता है, जो ना लोन के ईएमआई ना भरने का, उस पे आप इंटरेस्ट चार्ज मत करो, ठीक है। और इसके लिए भी आप जो भी कोई अरेंजमेंट है वो करो, ताकि क्या है, जो भी लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं उनको और बाकी सभी लोगों को क्या हो, राहत हो, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ पे बताई गई, इसका एडिशनल डिस्कशन भी देखेंगे इकोनॉमिकल का जब यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे तब। यहाँ से आगे अपने एडिटोरियल पेज में
जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशन है तो उसके ऊपर आया है टॉपिक, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बताया क्या जा रहा है। तो जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो मैंने आपको इन डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? फिर भी यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कितनी बातें यहाँ पे बताई गई। हालाँकि सारी बातें हैं जो ऑलरेडी हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली है, लेकिन उसके बाद जितनी टॉपिक बचे उसके ऊपर फिर से एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो ताकि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये टॉपिक पूरा आया है जो एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन बताई थी कि हमारे यहाँ पे पहले क्या सिस्टम थी, पहले थी 10+2 की सिस्टम, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बनाया गया, जिसको चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 बनाया गया, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपसे इन डिटेल डिस्कशन किया था कि जो ये पहले 5 है तो उसमें 3 रहेंगे आंगनवाड़ी के क्लास और स्टैंडर्ड 1 और 2। फिर ये दूसरे 3 में आएंगे स्टैंडर्ड 3 से 5, और ये रहेगा जो सेकंड थर्ड है उसमें आएगा 6 to 8, ठीक है? और ये महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद 9 to 12। तो इस प्रकार से जो 5+3+3+4 की सिचुएशन यहाँ पे अरेंजमेंट की है। बताया क्या गया है कि जैसे हमारे जो स्टैंडर्ड का एज शुरू होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड वो होगा 6 ईयर से, ठीक है? 6 ईयर से स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे बताया गया है इन डिटेल में। आप देख सकते हैं, यानी जो पहला स्टैंडर्ड होगा वो 6 ईयर से होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा जो प्रावधान दिया है उसके अनुसार। यानी कि जब पहले हम 5 साल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते थे, अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में 6 साल से आएंगे, यानी 12वीं हमारी खत्म होगी तब तक बच्चे की 18 साल की एज खत्म हो गई होगी, ठीक है? एक चेंजेस है। दूसरा है कि जो कोठारी रिपोर्ट थी, ठीक है, 1964 और 1966 में, यहाँ पे भी यही प्रावधान बताया गया था 10+2 का। लेकिन हालांकि हमने जो मैंने आपको बताया 5+3+3+4 सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने हम जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें बताया ये जा रहा है कि हालांकि हम जो फाउंडेशन के नाम पे यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई है वो वैसे भी ऐसी बातें हैं कि वो आप बच्चों को स्कूलिंग लिटरेसी के अंदर क्या करना है, जो हम नॉर्मल सिखाते ही है। जैसे मान लो कि जैसे उनको हम 1 से 100 गिनवाएँगे, ठीक है? उनको पढ़ना, बोलना, लिखना, जो भी प्राइमरी फाउंडेशन में जो हम सिखाएँगे, जो उनको आगे जाके स्टैंडर्ड में अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। लेकिन इसके ऊपर बर्डन ज़्यादा ना आए, ठीक है? स्ट्रेस ना ज़्यादा आए, उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? हमारी एजुकेशन पॉलिसी हम अभी देखें तो 10+2 और अभी अपनी जो ग्रेजुएशन सिस्टम है, उस पूरी जो सिस्टम है वो बेस है सिर्फ याद रखने की, यानी हमारी मेमोरी पावर की ही टेस्ट है, जो एग्जाम होती है। मान लो बच्चा 1 साल में पूरा जितना भी पढ़ता है, तो उसके ऊपर एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम में करना क्या है, हमको पहले से ही जो भी अपने क्लास होगी वो होगी, जो भी पढ़ाएंगे, साइंस, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और बाकी सब सब्जेक्ट, और जैसे ही एग्जाम आएगी तो हमने जो पढ़ा है उसको वहां पे लिखना है। यानी ये हमारी मेमोरी पावर की क्या है, एग्जाम है। इसमें ना तो क्रिएटिविटी है, ना तो कोई जैसे स्किल का काम है, ठीक है? हम ज्यादा फोकस ना तो स्पोर्ट्स पे करते हैं, ना तो आर्ट्स, कोई भी एक्टिविटी जैसे सिंगिंग, फिर पेंटिंग, किसी कोई कला पे नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा फोकस क्या रहता है कि भाई बच्चा अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। मान लो गांधी जी पढ़ाया है बच्चों को, गांधी जी पे पूरा हिस्ट्री पढ़ाया है, उसके ऊपर उन्होंने निबंध लिखवाया है, ठीक है? और एग्जाम में वही निबंध या कोई क्वेश्चन पूछे जाए गांधी जी से, जिसने अच्छे से लिखा, जैसे ही पढ़ाया था वैसा ही लिखा, ठीक है? उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारी सिस्टम क्या थी, ये हमारी मेमोरी पावर की सिस्टम थी, जिसमें स्किल की कोई नाम नहीं थी, जो पहले से ही चल रहा था उसी प्रकार से चल रहा था। तो ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्रिएटिविटी को प्रावधान दिया गया है, और डिजिटल एजुकेशन को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना कहते हैं इसको, जो
बच्चे पहले सोच नहीं सकते थे कि भाई हम स्कूलिंग है ऑनलाइन पढ़ेंगे। जैसे अभी टीवी से भी बच्चे को बोल रहे हैं कि क्लास जो टीचर है, ठीक है? वो पढ़ाएँगे, वो आप टीवी में भी देख सकते हो और मोबाइल में भी ऑनलाइन आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो ये अभी हम चाइल्डहुड से ही शुरू कर देंगे, ठीक है? जो प्राइमरी स्कूलिंग है उधर से ही शुरू कर देंगे, तो इसका कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। हालाँकि अभी ये सब मैंने तभी भी बताया था कि ये सब एजुकेशन जो रूल्स है, ठीक है? सडन नहीं बनते, क्योंकि 34 साल लगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने में। इससे पहले काफ़ी सारे कमिटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे एजुकेशन जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए, और चेंज होने के बाद भी काफ़ी सारा टेस्टिंग होगा, उसके बाद भी जितना चेंजेस करना होगा वो करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल कोई सिस्टम अरेंजमेंट होगा, ठीक है? तो बाकी सारी यही बातें बताई गई है, जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो-जो खामियाँ थी, वो नई एजुकेशन में क्या किया है, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। लेकिन उसमें भी जो प्रावधान दिए गए हैं, हालाँकि वो चैलेंजिंग है, वो अपने आप से नहीं होंगे, उसको करने के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को, यहाँ तक कि टीचर को भी और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सारी सिस्टम डिपेंड है स्टूडेंट की ऊपर, ठीक है? तो यही सारी बातें बताई गई है। फिर भी हो सके तो मैं फिर से एक बार जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था कि इम्प्लीमेंट कब होगी, कब, जैसे कि ग्रेजुएशन की बातें हैं कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा, तो मैंने तो मोटा-मोटा बता दिया था कि अभी ये ड्राफ्टिंग है, ठीक है? इसको सिर्फ़ कैबिनेट की मंजूरी मिली है, लेकिन ये दोनों सदनों में से बिल पास होने में और इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है? कितना लगेगा वो कहना मुश्किल भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन पॉलिसी से ज़्यादा कोविड-19 है, वो है, ठीक है? यानी गवर्नमेंट सारा कुछ फ़ोकस अभी जो कोविड-19 है और वहाँ है, और आज मैं आपसे बाकी ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो नीट और जेईई को लेके चर्चा में है, उसकी इन डिटेल बात करेंगे। यहाँ से आगे देखते हैं, तो एग्रीकल्चर पे टॉपिक पे एडिटोरियल आया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आए वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इकोनॉमी, ये सारे और पॉलिटी से जुड़े जितने भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जब कभी भी आए ये आसानी से आपको वो सबसे पहले पढ़ लेना है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट कितनी दी गई है और काम की कितनी है, ठीक है? तो यहाँ पे बात बताई गई है कि भाई जो भी सेंटर और स्टेट है, तो वो एग्रीकल्चर मार्केट के रिफॉर्म को लेके जितनी भी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस अप्रोच को उनको बढ़ाना होगा ताकि जो अभी की हालत जो है एग्रीकल्चर की उसमें सुधार हो। तो बताया क्या गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट फायदेमंद रहेगा किसको, किसान को। कैसे, देख लेते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा, पहले यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले समझिए कि जो कोई भी किसान है वो दो जिस किस किस्म की भी खेती करता हो, चाहे वो गेहूँ की करे, चावल की करे, गन्ने की करे, ठीक है? और कोई भी चीज़ की करे, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो उसका वो जैसे ही बोने के बाद वो जो प्रोडक्ट आती है, यानी आप मान लीजिए धान आता है, गेहूँ आता है, चावल आता है, तो वो जो रॉ मटेरियल है वहाँ से लेके वो फाइनल प्रोडक्ट, यानी या तो कस्टमर उसको खरीद के खाएगा पका के, या तो अपने पास पहुँचेगा, ठीक है? थाली तक पहुँचेगा। यानी खेत से बीज जो बोया जाता है, वहाँ पे उसकी फसल होती है, फसल काटने के बाद जो मार्केट में आती है, मार्केट के बाद आपके पास आती है, तब तक का जो सारा प्रोसेस है, ठीक है? उसको कहते हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है? अब इसमें क्या रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा। जैसे किसान रहेगा जो खेतों में अनाज उगाता है, दूसरा रहेगा जो भी सब्जी मंडी है वहाँ पे जाके वो बेचता है, तो वहाँ पे बिचौलिए भी रहेंगे, ठीक है? एजेंट भी रहेंगे। फिर रहता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, वहाँ पे जाता है, फिर आपके पास पहुँचता है। फिर जब आप घर पे लेके आके पका के खाते हो तब होता है। इस बीच में काफ़ी कुछ हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम की बात मैंने आपसे की थी, जैसे धान की तो समझ लो, लेकिन जो सब्जी है, जैसे टमाटर हो गए, प्याज़ हो गए, ठीक है? आलू हो गए, उसका क्या रहेगा कि जैसे ही उसकी फसल आती है, तो किसान उसको मंडी में लेके जाता है। अब मंडी में उसको कचरे के भाव से लोग खरीदते हैं, ठीक है? जो बिचौलिए होते हैं वो, क्योंकि उनका सेटिंग रहता है मार्केट में कि भाई जो भी किसान आएगा उससे हम इस भाव से ले लेंगे, अपना भाव बढ़ा के फिर हम मार्केट में आगे बेच देंगे।
अब दिक्कत क्या होती है वो समझिए। मान लो किसान को पता होगा कि भाई जो भी ये चीज़ है, ठीक है? अभी हम गन्ना ही पकड़ लेते हैं। मैं प्राइस बता रहा हूँ, वो गन्ने की प्राइस नहीं है लेकिन मान के चलो। किसान को पता है इसकी प्राइस 1000 आ सकती है, ठीक है? लेकिन बिचौलिया जो रहेगा वो उनसे माँगेगा 400 या 500 रुपए में, ठीक है? आपको लगेगा इतने भाव में क्यों माँग रहा है? वो सेटिंग रहता है मार्केट में। अभी इसका ही अपोज़ हो रहा था किसानों के द्वारा। अब किसान ये बेचने से मना कर देगा। हालाँकि गन्ना इतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जब टमाटर की बात आती है, प्याज़ की बात आती है, तो उसको अगर किसान जो मंडी तक लाया है, अपनी खेत से मंडी तक लाया है, तो उसने जो ट्रैवलिंग होगा, यानी उसके पास मान लो कोई ट्रैक्टर या कोई चीज़ नहीं है, मशीन नहीं है, जिससे वो मंडी में ले गया, तो इसका भी चार्ज लगा होगा, ठीक है? दूसरा, अभी इस अगर वो इसको बिचौलियों या जो भी कोई एजेंट है मंडी में, उसको नहीं बेचता है, ठीक है? तो क्या होगा? वो घर पे नहीं ले जा सकता, क्यों? क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वो भी नहीं है। दूसरा, काफ़ी सारी जगह में गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज भी प्रोवाइड करवाती है सर्विस, लेकिन उसमें रखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, जो भी महँगा पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए किसान क्या कर देता है कि वो जो भी भाव माँगे, ठीक है? 400 या 500 या अपने से करके 600 में, जैसे उसने 400-500 बोला, तो बार्गेनिंग करके वो 600 में उसको दे देता है। ठीक है? हालाँकि किसान को इसके ऊपर जो खर्चा आया है, वो अपना तो मुनाफ़ा गिन ही नहीं रहा है, जो उसने बोने के लिए बीज खरीदा, उसपे दवाई छिड़की, उसमें जो भी खातर चाहिए, ठीक है? वो उसने जो डाला, वो सबका जो अगर मेंटेनेंस भी देंगे तो 800 या 700-800 जैसा आया होगा और उसको बेचना किस में पड़ा है 400 से 500। तो ये सब कंडीशन कौन फेस करता है? जो सामान्य किसान है, जो इतने दाँव-पेच नहीं जानता है, इतनी सारी उसके पास अथॉरिटी नहीं है या उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, उसको अच्छे से क्या कर सके मार्केट में जाके बेच सके। मार्केट का जो असली प्राइस है, यानी जो बिचौलिया है, एजेंट है, उसको साइड करके डायरेक्ट बेच सके, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी सारे क्या किए एक्ट बनाए हैं, जिससे कि जो फार्मर है, उसको बेनिफिट हो। तो सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी बनाई, ठीक है? तो वो डिसाइड कर देगी मान लो मैंने जैसे बताया कि भाई जो भी कोई एजेंट और बिचौलिए पहले किसान से 400 या 500 रुपए में ले रहे थे। तो जबकि ये जो कमिटी है उसको ही पता होगा इसके 1000 भाव आएगा। यानी वो जो भाव है वो प्राइस ही 1100 रखेंगे, ठीक है? क्योंकि 1000 तो आने वाला है ऐसे भी नॉर्मल भी किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो 1000 से ज़्यादा रखेंगे, 1100 भी नहीं रखेंगे, 1000 से ज़्यादा रखेंगे ताकि किसान को पता हो कि भाई भाव तय हो गया है, 1000 रुपए है, ठीक है? तो मुझे 1000 रुपए तो मिलने ही वाला है। मैं 11 अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं इससे ज़्यादा की बेचने को ट्राई करूँ, ताकि उसको अपना भाव मिले। दूसरा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एमएसपी। एमएसपी पे आपने काफ़ी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी मान लो कि मैंने जैसे बताया 1000 तो गाँव में जो जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका 1000 पाव आएगा। अब मान लो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर दे कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए हम क्या मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है एमएसपी 1000 हमने डिसाइड कर दी है। यानी किसी भी एजेंट या किसी भी बिचौलिए या किसी भी कंपनी को जैसे फूड इंडस्ट्री रहती है, जैसे मान लो कोई जैसे किसी भी कंपनी है जो टमाटर का सॉस बनाती है, उसको टमाटर चाहिए ही, ठीक है? तो उसको पता होगा टमाटर की गवर्नमेंट की एमएसपी प्राइस 1000 है, तो उसको पहले चाहिए, तो उसको 1000 से ज़्यादा प्राइस देनी होगी, किसको? किसान को, ताकि किसान को फ़ायदा हो। और जैसे पहले से ही ऐसा देखा जा रहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट ही एमएसपी प्राइस है, ठीक है? वो 1000 तय कर देती है, तो जो भी इंडस्ट्री है वो सीधा जो भी ये किसान हो गए उसके खेत पे जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई आपकी जितनी भी फसल होगी, ठीक है? वो हम 1050 या 1100 प्राइस पे हम आपका सारा टमाटर खरीद लेंगे, तो आप हमको ही बेचना। तो इससे क्या होता है, जो किसान होता है उसको अपनी प्रोडक्ट का सही प्राइस मिलता है। दूसरा चीज़ कि जैसे मैंने बताया कि भाई जो भी किसान है, ठीक है? उसका क्या नहीं रहता है कि भाई उसको काफ़ी सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको प्राइस का पता भी नहीं रहता, प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि भाई जो किसान अपने खेत से जो पूरा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है? वो जाके मंडी में लेके जाएगा, तो उसके पास ना तो ट्रैक्टर है, ना तो कोई चीज़ है, ठीक है? माल-सामान ढोने के लिए कुछ चीज़ है नहीं। तो वो क्या करेगा, वो किसी बंदे को बुलाएगा, उसको भाड़ा देगा तब वो मंडी में पहुँचाएगा। तो इसमें क्या चढ़ जाता है, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी चढ़ जाता है, ठीक है? और वो वहाँ पे ना बिके, तो फिर से घर पे भी लेके आना है, तो ये भी प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ई-नाम पोर्टल शुरू किया जिससे जिस किसान के पास जो भी प्रोडक्ट है,
वो इनाम पे क्या कर सकता है, डाल सकता है, ताकि जिस भी किसी को वो चीज़ चाहिए तो वो सीधा उसको ऑनलाइन ही क्या कर सकता है, परचेज़ कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो किसान है, ठीक है? उसको ये बार-बार माल ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फार्मर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा भी ये जो सिस्टम है, इनाम सिस्टम, उसके लिए सारे किसानों को क्या जितने भी बेनिफिट है, वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो पीएम किसान योजना है, उसका भी बेनिफिट किसान तक पहुँचाने के लिए एक्टिविटी हो रही और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने से अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसे कि जो बिचौलिए थे, ठीक है? जो किसान का मुनाफ़ा खा जाते थे, उसका जो रोल था, वो घट रहा है, ठीक है? क्योंकि किसान को पता नहीं होता है प्राइस क्या है और सीधा-सीधा वो किसी को बेच नहीं सकते थे, मैंने सारी प्रॉब्लम बताई, ठीक है? तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे से अपना रोल अदा करके जो किसान है, उसको बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये सब कुछ किया है। हालाँकि इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो किसान जो डिजिटलाइज़ेशन नहीं जानता है, तो इनाम नहीं कर सकता है। दूसरा काफ़ी बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि भाई एपीएमसी द्वारा जो कमिटी है, ठीक है? उसके द्वारा ही ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि उसमें फिर से एजेंट और बिचौलिए आ जाते हैं, उनकी ही मिलीभगत होती है। और एमएसपी प्राइस को लेके हमने ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था। यदि आप हर दिन जो भी करंट अफेयर में टॉपिक आते हैं, वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट की जो एमएसपी प्राइस डिसाइड करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है? सेंटर का, वो स्टेट से मेल नहीं खाता है। मान लो कि भाई किसी चीज़ की लागत ही जैसे मैंने बताई कि किसी चीज़ की लागत ही 700 या 800 रुपए आती है, ठीक है? 700 या 800 रुपए आती है, तो उसका एमएसपी प्राइस कितना रहेगा? उसका एमएसपी प्राइस रहेगा 500। तो ये तो किसान के लिए वैसे भी खड्डे में गिरने जैसा हो जाता है। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस भी है और यहाँ पे बताया गया है कि भाई कैसे इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके अच्छे से कर रहे हैं, ताकि जो हमने पहले टारगेट रखा था 2022 तक किसान की जो इनकम है डबल करने का, ठीक है? हालाँकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से बोला जा रहा है, वो टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, उतना ट्राई कर रहे हैं। अभी काफ़ी एक आर्गुमेंट ऐसा भी हुआ था कि सब लोग यही सोच रहे थे, भाई हम किसान की इनकम डबल करेंगे, ठीक है? ये सब कुछ तो दाल महँगी है, ठीक है? फिर चावल, गेहूँ सब सब्ज़ी सब महँगा कर देंगे। तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास आता है, उसके लिए तो प्राइस बढ़ जाएगी। हालाँकि यहाँ पे बताया गया है ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट प्राइस तो बढ़ाएगी लेकिन लिमिट में। एक लिमिट तय करके रखेगी, उससे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? वो चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। वो है, यदि मान लो हम जो भी चावल या जो भी सब्ज़ी खाते हैं, ठीक है? वो किसान उगाता है, किसान मेहनत करता है। अगर वो उगाना ही बंद कर दे, ठीक है? मान लो कि शहर में आप देखे होंगे कितना डिमांड रहता है सब्जियों का, ठीक है? किसान उगाना ही बंद कर दे कि भाई हमें तो अपने प्राइस तो मिल ही नहीं रहे, हम तो उगाएँगे ही नहीं। तो मान लो अभी जो ₹100 मिल रहा है, उसके ₹1000 भी दोगे तब भी वो नहीं मिलेगा। तो हमें किसान के जो मेहनत है उसको क्या करना चाहिए? उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको डबल भाव दो, उसको बेनिफिट ज़्यादा पहुँचाओ, लेकिन उसकी जितनी लागत है, वहाँ तक तो प्राइस देना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी है, वरना किसान उगाना बंद कर देगा, तो खाने वाले 135 करोड़ हैं, ठीक है? अगर उगाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो फिर बहुत बड़ी संकट में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शब्दों में कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो इस सारे टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कोई भी डाउट हो तो लिख देना। और बाकी जो पीएम किसान योजना है, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई भी स्कीम हो, ठीक है? उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसमें आपको सबसे पहले देखना है, वो स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। दूसरा चीज़ कि वहाँ पे टारगेटेड पॉपुलेशन या टारगेटेड पीपल कौन है और वो सेंटर ऑर्गेनाइज़ देखेगी या स्टेट के पास वो देखने के लिए है। उसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, ठीक है? सेंटर दे रही है, स्टेट दे रही है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके क्या-क्या प्रावधान है, क्या-क्या बेनिफिट पहुँचाए जाएँगे, वो आपको प्रिपेयर करना है और पढ़ना भी है और उसका रिवीजन भी करना है, वरना आप 1 महीने बाद भूल जाओगे कि भाई पीएम किसान योजना में क्या था, ठीक है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे आरबीआई द्वारा जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर डिस्कशन की गई है, जो मैंने आपसे पहले एक मॉनिटोरियम का बताया। दूसरा, यहाँ पे बात की गई है कि भई जो आरबीआई द्वारा जो इकोनॉमी है, उनके ऊपर बताया गया है कि आने वाला जो फ्यूचर है, वो इंडिया के लिए एज़ अ इकोनॉमिकल क्या है, प्रॉब्लम ही है।
बहुत सारी प्रॉब्लम की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बिज़नेस है, जो कि क्या हुए हैं, धीरे-धीरे उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इकोनॉमी ग्रो करे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। उसका भी रीज़न आपको पता है, क्योंकि जो पूरा रोटेशन था, ठीक है? जो साइकिल थी, पहले तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था, मार्केट में डिमांड कम थी, उसके बाद लॉकडाउन होने की वजह से पूरा डिमांड कम हो गया। दूसरी चीज़, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, जो था वो लॉकडाउन में खर्च हो गया। नया कोई धंधा खुल नहीं रहा, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अब लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है, तो मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं होती। मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर पुराना माल ही बिकेगा नहीं, तो नया माल बना के कंपनी क्या करेगी, ठीक है? क्योंकि पुराना माल बिकेगा तो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा तो अगला प्रोडक्ट, अगला बैच बनेगा, ठीक है? तो एक पूरी साइकिल थी, जो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती थी, वो डिस्टर्ब हो गई है। और अभी जैसे जिसके पास भी अभी पैसा है, वो क्या सोच रहा है कि भाई ऐसी हालत रही, अगर पैसा ना आए, तो मुझे पैसा भी जो ज़रूरत है, उसी हिसाब से खर्च करना है। जो एडिशनल खर्च करते थे, वो अब लोग कोई करता नहीं है। यदि किसी चीज़ से अगर चलाया जा सकता है, तो चलाते हैं, ठीक है? तो इस सारी कंडीशन के वजह से, जो भी कोई कंपनी थी जिन्होंने लोन ले रखा था, तो वो तो ना तो अपना जो ईएमआई है वो भर पाएँगे, ना तो इंटरेस्ट भर पाएँगे, और ना ना तो अपने और लोन ले पाएँगे, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया गुड्स पड़ा है, बिका नहीं है, तो पैसे उसमें लगे हुए हैं, ठीक है? वो खुले नहीं हुए, और नया प्रोडक्ट बनाने के लिए और पैसा चाहिए, तो वो आ नहीं रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है अभी। तो यही सारी प्रॉब्लम है, तो आने वाला जो समय होगा, ठीक है? इकोनॉमिकल ये ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है। और जैसे कि हमने फ्रंट पेज पे न्यूज़ पे पढ़ा मेमोरेंडम को देखे, मॉनिटोरियम को लेके, कि भाई ये जो हफ्ता है और जो 31 अगस्त के बाद जितने भी कंपनियों ने जितनी लोन ली थी, वो चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो सबको जो उसका ईएमआई होगा वो भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई ये सारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए अच्छी सी कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए। यही सारी बातें थियोरेटिकल ज़्यादा है, तो कोई पॉइंट मैं सबसे ज़्यादा हाइलाइट नहीं करता। यहाँ से आगे बात करें, तो काफ़ी टाइम बाद स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्या बताया गया है। तो बारी-बारी से देख लेते हैं, यहाँ कौन-कौन सी चीज़ें बताई गई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई इंडिया ने मार्स मिशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद चाइना, फिर यूएई ने भी अपना मार्स मिशन भेजा, ठीक है? जो स्पेसएक्स है, आपको पता होगी इलोन मस्क जी की जो कंपनी है, जो स्पेस से जुड़े जिसको भी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो वो करती है। जैसे पहले नासा अपना खुद का ही रॉकेट इस्तेमाल करके, ठीक है? जो भी व्हीकल यूज़ करती थी, पीएसएलवी हो या जीएसएलवी हो, ठीक है? फिर उसको पता चला कि भाई जो स्पेसएक्स कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपने से सस्ते कॉस्ट में अपना सैटेलाइट बाहर पहुँचा सकती है, तो वो उनको काम देने लगे, जो एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसे दूसरी भी फिर प्राइवेट कंपनी मार्केट में आई, जो स्पेसएक्स के जैसे ही काम करना शुरू हुआ। तो इससे ओपन फील्ड शुरू हुआ। बताया क्या जा रहा है वो समझ लीजिए, कि जो स्पेस है, ठीक है? वो ग्लोबल है। उसके ऊपर कोई एक कंट्री की क्या नहीं है, मोनोपोली नहीं है। एक ही देश की क्या नहीं है, एक ही देश की उसके ऊपर क्या नहीं है, राज नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है, अगर ये स्पेस है, वो ग्लोबल है, तो इसके लिए ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि उसको कंट्रोल करे, ठीक है? उसको जो भी इश्यू हो उसको कंट्रोल करे। शायद यदि आप साइंस फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है तो आपको पता होगा। अमेरिका ने स्टार्ट किया था कि भाई अभी हम हमारी जैसे सबसे बड़ी जो आर्मी है, ठीक है? मिलिट्री या हम बोले डिफेंस सिस्टम है, तो अमेरिका के पास है। तो वो क्या सोच रही थी कि भाई उसकी जैसे नेवी है, आर्मी है, मिलिट्री है, ठीक है? वैसे हमारी स्पेस फोर्स भी होगी, तो वो स्पेस में सारा कंट्रोल करेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको कॉम्पिटिशन की तरह देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका स्पेस की कोई फोर्स बनाएगा, तो रशिया भी बनाएगा, फिर से इससे चाइना, और फिर बाकी सारे देश भी बनाएँगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कोई भी स्पेस में पहले एक सैटेलाइट भेजता था, वही ऑपरेट करता था, फिर हर देश सैटेलाइट भेजने लगे। तो वहाँ पे भी क्या होगा कि भाई सैटेलाइट रख-रख के आप पूरा जो एरिया है, वो क्या करोगे, धीरे-धीरे कवर कर लोगे। फिर ऐसा होगा जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई आप सैटेलाइट से निगरानी जो रखेगा दूसरा देश, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी सैटेलाइट भी मि मिसाइल या वेपन बनाओगे, जैसे भारत ने बनाया था। फिर आप उसको डिस्ट्रॉय भी करोगे,
तो वहां पे गार्बेज इकट्ठा होगा, ठीक है, स्क्रैप इकट्ठा होगा। फिर 2-3 सैटेलाइट, पहले तो कम थी तो कोई टेंशन नहीं था, अभी आप बीच बीच में सैटेलाइट रख दोगे तो सैटेलाइट भी एक दूसरे के साथ क्या होगी, टकराएंगे, तो वहां पे भी कचरा होगा। इससे क्या होगा कि भाई हम यहाँ पे तो लड़ ही रहे, फिर हम स्पेस में भी लड़ेंगे। तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में बताई गई है। हालांकि ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, वो थियोरेटिकल है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फ्यूचर की बातें हो रही है। यानी अगर हम याद, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इलोन मस्क है, वो लोगों को चांद पे टूरिज्म पे लेके जाएंगे, ठीक है, आपने वो कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो अभी जो कोई भी चीज सैटेलाइट में भेजनी है तो उसका कॉस्ट पर केजी 2720 जो डॉलर है। हो सके कि भाई प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ जाए तो वो पर केजी कितना $100 हो जाए, अगर ज्यादा प्राइवेट पार्टनर आके टूरिज्म ऑफर करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हम सोचते थे पहले कि हम घूमने के लिए चांद पे जाएंगे, ठीक है, तो हो भी सकेगा कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि आप वो जो प्राइवेट प्लेयर है जो आपको स्पेस से भेजेंगे चांद पे, मून पे, तो आप जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, थियोरेटिकल ज्यादा है, पढ़ लेना। साइंस का टॉपिक बहुत टाइम बाद आया है तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से हम आगे बढ़े, देख लेते हैं आज का इमेज। तो आज का इमेज JEE और नीट के एग्जाम के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी मैंने जैसे बताया, इसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज आपको स्पेशल क्लास में बताने जाने वाला हूँ, ठीक है। तब सारा डिस्कशन करेंगे, ये फिगर की भी डिस्कशन वहीं पे करेंगे, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो डिजिटल डिवाइड का मैंने आपको बताया था, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम डिस्कशन की थी तब। डिजिटल डिवाइड क्या है वो समझ लीजिए, बाकी काफी सारे पॉइंट है जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो डिजिटल लर्निंग है, जिसपे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल होगा, तो उन सभी चीजों में हम बात करें डिजिटल डिवाइड की, तो कहना क्या चाहते हैं वो समझ लीजिए कि भाई मान लो जिसकी कैपेसिटी है, जो कि मोबाइल लैपटॉप, कंप्यूटर जो खरीद सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरनेट की यूज कैसे करनी है, वो पता है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिसको कुछ भी पता नहीं है कि भाई कैसे हम जो भी कोई मोबाइल है या लैपटॉप है उसका इस्तेमाल करके जो ई लर्निंग है, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग है, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो ऑनलाइन की बात तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो समझना है वो समझिए कि भाई ऐसे भी अभी पॉपुलेशन है, जैसे हम ABCD की बात करें तो काफी सारों को हम बोले कि ई फॉर एलिफेंट, तो उसने एलिफेंट ही नहीं देखा है, ठीक है। दूसरी बात करें ई फॉर एप्पल, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो एप्पल है वो नहीं देखा है, तो वो कैसे समझेंगे, तो उसकी ही डिस्कशन यहाँ पे की गई है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि आज की द हिंदू एनालिसिस में देखने थे, तो हमने डिस्कस कर लिए। तो ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।